नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो कि आगमी यूजीसी नेट की परीक्षा, एलटी ग्रेड की परीक्षा, जीआईसी परीक्षा, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा, जो हिंदी विषय से संबंधित जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए यह प्रश्न बहुत ही उपयोगी होंगे, क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न रिपीट होते हैं अलग अलग तरह से। लेकिन जो हिंदी साहित्य या फिर हिंदी भाषा से जुड़े हुए प्रश्न हैं वो किसी न किसी तरह से विभिन्न परीक्षाओं में रिपीट होते ही रहते हैं। तो परीक्षाओं की तैयारी के दौरान हमें प्रीवियस ईयर प्रश्न यानी कि आगामी जो कि पूर्व में हो चुकी परीक्षाओं में जो भी प्रश्न आए होते हैं उन्हें हमें निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट में जो भी प्रश्न आ चुके हैं हिंदी भाषा और बोली से संबंधी जो प्रश्न परीक्षाओं में आए हैं उसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये परीक्षा उपयोगी प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न ले रहे हैं, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? तो ऑप्शन है भोजपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी, मगही। बिहारी हिंदी में आने वाली बोलियां हैं मगही, मैथिली, भोजपुरी। तो राइट ऑप्शन है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है। दूसरा प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर एक सूची है बोलियों की और दूसरी सूची में लिखा हुआ है उसके प्रयोग क्षेत्र। तो मिलाते हैं, पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, भोजपुरी, मगही, और स्थान है क्षेत्र है गढ़वाल, पटना, शिमला, गाजीपुर और बिलासपुर। तो देखिए पश्चिमी पहाड़ी जो बोली है वो शिमला में बोली जाती है, मध्यवर्ती पहाड़ी जो है वो गढ़वाल में बोली जाती है, भोजपुरी भाषा गाजीपुर में बोली जाती है और मगही भाषा पटना में बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3, 1, 4, 2। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी की बोली में ब्रज भाषा भी आएगा, कनौजी भी आएगा, बुंदेली भी आएगा, लेकिन मगही नहीं आएगा। मगही, मैथिली, भोजपुरी ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। अतः ये ऑप्शन नंबर डी सही है, ये पश्चिमी हिंदी नहीं है बल्कि बिहारी हिंदी है। अगला प्रश्न है चौथा, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किन अर्थों में होता है ये हमें देखना है। तो पहला ऑप्शन है साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है, ये सही है। दूसरा लिखा है दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है, ये भी सही है। तीसरा है खड़ी बोली का उद्भव सौरसैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ, ये भी सही है। और चौथा लिख रहा है कि खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है, यह गलत है। खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों कथन सही है। अतः ऑप्शन नंबर सी यानी 1, 2, 3 ये तीनों कथन खड़ी बोली के संबंध में सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक तरफ आपको बोलियां दी गई हैं हिंदी की और दूसरी तरफ उनका प्रयोग क्षेत्र। कौन कौन सी बोली है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगुरी और अवधी। और प्रयोग क्षेत्र में है बिलासपुर, सुल्तानपुर, आगरा, बिजनौर और करनाल। तो खड़ी बोली जो है वह बिजनौर में बोली जाती है, ब्रजभाषा जो है आगरा में बोली जाती है, बांगुरू बोली है करनाल में बोली जाती है, और अवधी जो है सुल्तानपुर में बोली जाती है। तो हो जाएगा 4, पहला का हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3, ब्रजभाषा आगरा, बी का हो जाएगा 3, और बांगुरू यानी सी का हो जाएगा 5 करनाल में, और अवधी सुल्तानपुर में यानी डी का हो जाएगा दूसरा। और इस प्रकार ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, एक तरफ आपको भाषा दी गया है एक सूची में और दूसरी सूची में रचना, इसको मिलान करना है। तो भाषा है अवहट, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, और रचनाएं हैं भंवर गीत, प्रिय प्रवास, कीर्तिलता और प्रबंध चिंतामणि और मधुमालती। तो अवहट भाषा में लिखी गई है कीर्तिलता, ठीक, ब्रज भाषा में लिखा गया है भंवर गीत, अवधी भाषा में लिखा गया है मधुमालती, और खड़ी बोली में लिखा गया है प्रिय प्रवास। तो ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 1, और सी का हो जाएगा 5, और डी का हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, 3, 1, 5, 2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है? तो
गुजराती, पंजाबी, मराठी, सिंधी, इसमें से गुजराती भाषा का विकास जो है सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी है या राजस्थानी है या गुजराती है, इन भाषाओं का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, बाकी मराठी का विकास महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, ब्राचौड़ सिंधी का विकास ब्राचौड़ अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, पैसाची से लहंदा और पंजाबी का, ठीक है, पैसाची अपभ्रंश से। तो अगला हम प्रश्न देखते हैं, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। ठीक है, तो इसमें कृतियां हैं कीर्तिलता, भक्तमाल, छिताई वार्ता, चित्रावली। ठीक, तो आप देख सकते हैं इसी प्रकार भक्तमाल, छिताई वार्ता, कीर्तिलता, चित्रावली, या फिर चित्रावली, कीर्तिलता, भक्तमाल, छिताई वार्ता, या फिर छिताई वार्ता, कीर्तिलता, भक्तमाल, चित्रावली। तो आदिकालीन रचना है कीर्तिलता, तो सबसे पहले कीर्तिलता आ जाएगी, फिर नाभादास की है भक्तमाल, फिर छिताई वार्ता गोकुलदास की, और फिर उस्मान की चित्रावली। तो ये क्रम सही है, कीर्तिलता, फिर भक्तमाल, फिर छिताई वार्ता, फिर चित्रावली। ये कालक्रम की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम है, ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, या फिर दोनों सही है। तो कथन 1 है, हिंदी अभिव्यक्ति की एक संपूर्ण और सशक्त सर्वसमावेशी बहुलवादी सांस्कृतिक इकाई है। कथन 1 क्या है, हिंदी अभिव्यक्ति की एक संपूर्ण और सशक्त सर्वसमावेशी बहुलतावादी सांस्कृतिक इकाई है। तो बिल्कुल ये कथन सही लग रहा है। फिर लिखा है क्योंकि भारत के एक बड़े भूभाग की बोलियों का समूह इसकी शक्ति को बढ़ाता है। तो बिल्कुल भारत के एक बड़े भूभाग की बोलियों का समूह इसकी शक्ति को बढ़ाता है। तो जाहिर सी बात है हिंदी विभिन्न बोलियों का समूह है और इसकी बोलियां ही इसकी शक्ति हैं, इसका संवर्धन करती हैं। तो हिंदी बोलियों का समूह है ही, तो पहला और ए और आर दोनों ही ऑप्शन सही है, दोनों ही कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर है अगला प्रश्न, ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा था। तो इसका सही आंसर है 6वीं शताब्दी। ईसा की 6वीं शताब्दी से है ना अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम कौन कौन से कवि हैं। तो कवि हैं पुष्पदंत, अधहमाण, स्वयंभू, हेमचंद्र। या फिर ये पहला ऑप्शन है पुष्पदंत, अधहमाण, स्वयंभू और हेमचंद्र। दूसरा ऑप्शन है अधहमाण, हेमचंद्र, स्वयंभू और पुष्पदंत। तीसरा ऑप्शन है स्वयंभू, पुष्पदंत, अधहमाण, हेमचंद्र। और चौथा ऑप्शन है हेमचंद्र, स्वयंभू, पुष्पदंत, अधहमाण। तो कालक्रम के अनुसार या रचना काल के अनुसार या जन्म क्रम के अनुसार अगर हम कवियों को देखें, वैसे ये सभी कवि आदिकाल के हैं, लेकिन आदिकाल में भी स्वयंभू इसमें सबसे पहले आ जाएंगे, उससे पहले सरहपा आते हैं। लेकिन इन कवियों के अनुसार देखें तो स्वयंभू, पुष्पदंत, अधहमाण और हेमचंद्र, ठीक है, ये सही कालक्रम की दृष्टि से या रचना काल की दृष्टि से या जन्म क्रम की दृष्टि से कवियों का ये अनुक्रम सही है। पहले स्वयंभू, उसके बाद पुष्पदंत, उसके बाद अधहमाण और उसके बाद हेमचंद्र। ठीक, अगला प्रश्न है कि तो अगला प्रश्न है, डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्त या रागानुमा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों की तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है। तो यह कथन देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। क्या कथन था, ध्यान से, डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्त या रागानुमा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य की यह 6 धाराएं और रीति काव्य, ये जो 6 धाराएं हैं वो अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कहने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ एक प्रश्न हमने थोड़ा सा त्रुटि किया। देखिए, ईसा की किस शताब्दी से अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा। तो इसका सही उत्तर है 11वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी नहीं, 11वीं शताब्दी में इस अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस बोली का व्यवहार बिहारी हिंदी के संबंध में नहीं है, यानी कि इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। तो बिहारी हिंदी में मगही, मैथिली, भोजपुरी आती है। तो यानी कि अवधी जो बोली है उसका बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है, बल्कि अवधी का किससे संबंध है, पूर्वी हिंदी से। ठीक है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। अगला प्रश्न है, दोहा या दूहा मूलतः किस भाषा का छंद है। तो दोहा या दूहा मूलतः अपभ्रंश भाषा का छंद है। कहते हैं ना कि जिस प्रकार गाहा या गाथा कहने से प्रकृति का बोध होता है, उसी प्रकार दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है। ये शुक्ल जी का कथन है। ठीक है, तो दोहा या दूहा मूलतः अपभ्रंश का छंद है। फिर यह एक दोहा है, संदेशड़ऊ सवित्थरऊ हऊँ कहड़ऊ असमत भड़ पिय इक्कत विलयड़ई वे विसमाणा हथ। तो ये जो संदेशड़ऊ सवित्थरऊ हऊँ कहड़ऊ असमत, ये वाला जो दोहा है वो किसका है। तो यह दोहा है अब्दुल रहमान का, उनकी जो रचना है संदेश रासक से। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन है। तो मैथिली हिंदी में रचित पुस्तक है वर्ण रत्नाकर, जो तिरीश्वर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर। यह मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। ठीक है, मैथिली हिंदी गद्य में रचित पहली पुस्तक ज्योतिरीश्वर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर। ठीक, अगला है, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुते जे हिंदी भाख्यो। हिंदी मग पर पाँव न राख्यो का बहुते जो हिंदी भाख्यो। यह जो कथन है या यह जो पंक्ति है वो किस बोली में है। तो यह पंक्ति है अवधी में। ठीक है, और यह किसका है, यह कथन जो है किसका है, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुते जो हिंदी भाषी। ये एक प्रसिद्ध सूफी कवि का कथन है। आप उनका नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला है, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म बताइए, यानी दो बोलियों का जोड़ा है, इसमें से कौन सा पश्चिमी हिंदी का है। तो कन्नौजी और अवधी, इसमें से कन्नौजी तो पश्चिमी हिंदी की है, लेकिन अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है। यहाँ है ब्रज और बघेली, तो यहाँ भी हम देखते हैं कि ब्रज तो पश्चिमी हिंदी का है, लेकिन बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है। और यहाँ है छत्तीसगढ़ी और बांगरू, तो इसमें भी छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की है और बांगरू पश्चिमी हिंदी की है। लेकिन यहाँ पर दिया है और चौथा ऑप्शन खड़ी बोली और बुंदेली, इसमें से खड़ी बोली भी पश्चिमी हिंदी की बोली है और बुंदेली भी पश्चिमी हिंदी की बोली है। तो पश्चिमी हिंदी की बोलियों का सही युग्म है ऑप्शन नंबर डी, खड़ी बोली और बुंदेली। अगला प्रश्न देखते हैं कि अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है। तो बांगुरू, ब्रजभाषा, भोजपुरी। ये अर्धमागधी से विकसित नहीं है, बल्कि बघेली, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं वह अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हैं। तो बघेली यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन है। अगर बात करें बांगुरू की, तो यह पश्चिमी हिंदी यानी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। ब्रजभाषा भी पश्चिमी हिंदी है, यानी कि सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। और भोजपुरी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, यानी कि ये मागधी अपभ्रंश से विकसित है। इसके बाद हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान के अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो संविधान की 8वीं सूची में 14 भाषाएं आती हैं, 22 भाषाएं आती हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं आती हैं और इसके अंतर्गत जो ये 4 ऑप्शन है डोगरी, मणिपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी, इसमें से डोगरी, मणिपुरी और मैथिली ये संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाएं हैं, जबकि छत्तीसगढ़ी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पुष्पदंत की प्रबंध रचना कौन सी है। इसमें से ऋषिणीमचर्यु, पौमचर्यु, ड़य कुमार चर्यु और भविष्यत कहा। तो इसमें से पुष्पदंत की प्रबंध रचना है ड़य कुमार चर्यु या नाग कुमार चरित। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। वहीं भविष्यत कहा पुष्पदंत की रचना है, पौमचर्यु स्वयंभू की रचना है और ऋषिणीमचर्यु भी स्वयंभू की रचना है। पुष्पदंत की रचना कौन सी है, ड़य कुमार चर्यु। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली आकार बाहुल्य नहीं है। तो आकार बाहुल्य जो बोली नहीं है वो है खड़ी बोली। खड़ी बोली आकार बाहुल्य नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है।
तो अवधी जो कि पूर्वी हिंदी की बोली है, इसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी का विकास हुआ है। सौर सैन्य अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी और मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी और अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, यानी कि उसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां आ जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इनमें से किनको संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। फिर ये है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, ठीक, जिसके अंतर्गत ये 4 भाषा दी गई हैं यहाँ पर, डोगरी, मैथिली, असमिया और ब्रज। इसमें से ब्रज भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है, लेकिन डोगरी, मैथिली और असमिया को अष्टम अनुसूची में शामिल किया गया है, ब्रज को नहीं किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है। तो जो हमारे आर्य भाषा का विकास है वो किस तरह से है। सबसे पहले आ जाता है वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी, ठीक है। तो प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था क्या है, पाली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, अदहमाड़ की रचना का नाम क्या है। अदहमाड़ यानी अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, भारूपी परिवार की भाषा इनमें से कौन सी नहीं है। तो जर्मनिक, इटालिक और केल्टिक ये सभी भारूपी परिवार की भाषा है, ठीक है। केल्टिक, इटालिक, जर्मनी ये सभी भारूपी परिवार की भाषाएं हैं, जबकि शियोयन ये जो है भारूपी परिवार की भाषा नहीं है। अगला हम देखते हैं, मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है। तो मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ जो कि गद्य में है वो है वर्ण रत्नाकर, ठीक है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर मैथिली का प्राचीनतम ग्रंथ है। वहीं कीर्तिलता मैथिल कवि विद्यापति की ही रचना है, लेकिन ये मैथिल भाषा में नहीं है, ये अवहट में है, ठीक है। और दोहा कोश और चर्यापद ये तो सरहपा की रचनाएं हैं, ठीक है। अब देखिएगा, आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा कौन सी इसमें से नहीं है। तो पूर्वी समुदाय में उड़िया, बिहारी और बांग्ला आती है, जबकि महाराष्ट्री, जाहिर सी बात है महाराष्ट्री दक्षिणी भाषा के अंतर्गत आती है, या फिर महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से है, ठीक है। तो बिहारी, उड़िया, बिहारी और बांग्ला ये पूर्वी समुदाय में आएंगी, मराठी इसमें नहीं आएगी। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह किसका कथन है। तो ग्रियर्सन का ये मानना था कि हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, हालांकि यह विचार गलत है, फिर भी ये कथन ग्रियर्सन का है। हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह ग्रियर्सन का कथन है, ठीक है। अगर हम देखें अगला प्रश्न, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। तो बांगरू, कनौजी और बुंदेली ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएंगी, जबकि बघेली नहीं आएगा। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है, बघेली नहीं आती है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं, दोहा या दुहा कहने से किस भाषा लोकप्रिय, दोहा या दुहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है। तो अपभ्रंश का। दोहा या दुहा अपभ्रंश का लोकप्रिय शब्द छंद है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने हिंदी भाषा और उसकी बोलियों के संबंध में महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी विगत वर्षों के प्रश्नों को हमने देखा है, ठीक। यह प्रश्न आगामी आने वाले हिंदी से जुड़े सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, ठीक है। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों और हिंदी साहित्य से जुड़े तथ्यों को पढ़ने के लिए चैनल से जुड़े रहें, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।